नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जमवाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबर से और सबसे पहले जम्मू की तरफ रुख करेंगे। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में वो लोग जो कि कश्मीर से पलायन कर यानी कि माइग्रेट होकर जम्मू आए थे, उनका अब यहां पर अर्जियों का दौर शुरू हो गया और उनका साफ कहना है कि उन्हें एक माइग्रेट का जो दर्जा है वो देना चाहिए, क्योंकि अगस्त में अब तक साउथ कश्मीर से 16 ऐसे परिवार हैं जो कि पलायन कर चुके हैं और जम्मू आ चुके हैं और जम्मू में बतौर कश्मीरी पंडित विस्थापित दर्ज करने की जो उनकी मांग है वो शुरू हो गई है। और जम्मू के रिलीफ कमिश्नर ऑफिस के बाहर ये अर्जियों का दौर जारी है और अर्जियों पर अर्जियां दी जा रही हैं कि उन्हें कश्मीरी माइग्रेंट का जो दर्जा है वो दिया जाए, क्योंकि 16 परिवार ऐसे हैं जो कि अभी तक कश्मीर से जम्मू आ चुके हैं और पलायन कर चुके हैं। ये लोग पहले कश्मीर रहते थे और कश्मीर के शोपियां जिले में ये लोग रहते थे, जहां से इनका पलायन यहाँ जम्मू हुआ है और अब उनका ये कहना है कि उन्हें भी अब कश्मीरी विस्थापित का जो दर्जा है वो दिया जाए, जिसको लेकर रिलीफ कमिश्नर कार्यालय में वो एप्लीकेशंस लेकर अर्जियां लेकर पहुंच रहे हैं। और कश्मीरी पंडित की हत्याओं के बाद अब परिवारों ने कश्मीर छोड़ने का जो फैसला था वो लिया था और ये सिर्फ अगस्त महीने का ही आंकड़ा है, जहां पर ये देखने को मिल रहा है कि 16 ऐसे परिवार हैं जो कि साउथ कश्मीर छोड़कर जम्मू आ चुके हैं, जम्मू की तरफ पलायन कर चुके थे और वहीं पर अब उनका ये कहना है कि जिस तरीके से जो बेनिफिट्स माइग्रेंट्स को मिल रहे हैं वो उन्हें भी मिले। रिलीफ कमिश्नर ऑफिस के बाहर अब वो अर्जियां लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उनका यही कहना है कि जो भी बेनिफिट्स माइग्रेंट्स को मिलते हैं वो बेनिफिट्स उनको मिले, उन्हें एज अ माइग्रेंट रजिस्टर्ड किया जाए और उसके बाद जितने भी बेनिफिट्स एंड पर्क्स हैं वो उन्हें दिए जाए। लेकिन अब इसके बाद क्या कुछ फैसला लिया जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ अगस्त महीना ऐसा है जहां पर साउथ कश्मीर से 16 परिवार अभी तक जम्मू पलायन कर चुके हैं। इस बीच जिस तरीके से कश्मीर घाटी के हालात बने हुए हैं, ये भी हो सकता है और लाजमी है कि आने वाले समय में और भी परिवार यहाँ जम्मू की तरफ पलायन कर सकते हैं। लेकिन इसी पर रिलीफ कमिश्नर का क्या कुछ कहना है, क्या उनके तरफ से कोई भी इस पूरे मामले को लेकर बात की गई है, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन से बात की जा रही है? तो चलिए आइए तमाम जानकारी के लिए रितिका हमारे साथ यहाँ जुड़ चुकी हैं, तो रितिका से जानते हैं। रितिका, पहले आपसे ये जानना चाहेंगी, ये बताया जा रहा है कि 16 ऐसे कश्मीरी पंडित हैं, फैमिलीज हैं जो कि पलायन कर चुकी थी साउथ कश्मीर से और वो जम्मू आई थी, तो अब इनका यही कहना है एज अ माइग्रेंट जो बेनिफिट्स हैं वो दिए जाने चाहिए। तो इन 16 परिवारों में कुल मिलाकर कितने सदस्य हैं अभी मौजूद? जी बिल्कुल, आपको बता देना चाहते हैं कि 16 परिवारों का जिक्र किया जा रहा है जो कश्मीर छोड़ के जम्मू आ चुके हैं। उनमें से आपको बता दें कि 13 परिवार ऐसे हैं जिन्होंने अब तक एक जॉइंट एप्लीकेशन जो है रिलीफ रिहैबिलिटेशन कमिश्नर ऑफिस में जमा करवा दी है, परंतु अभी तक सरकार की तरफ से जो सहायता मुहैया करवाई जाती है वो नहीं दी गई है। जबकि अब तक ये सब हो जाना चाहिए था, वो जगह जगह पे किसी से सहायता लेके रुकने पे मजबूर हैं। उनके परिवार के जन 43 के करीब इन 13 परिवारों के मेंबर्स हैं जो अभी तक जूझ रहे हैं, बिना किसी सहायता के रहने पे मजबूर हैं। बिल्कुल, आपसे रितिका एक सवाल और रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से ये लोग पहले कितने सालों से जो है वो कश्मीर में रह रहे थे, साउथ कश्मीर में रहते थे, लेकिन अब जब वहां पर माइनॉरिटी किलिंग्स का मामला शुरू हुआ तो इन्होंने जम्मू की तरफ पलायन किया। तो इस बीच जो उनको वहां पे जितने भी उनके घर हैं वो वापस दिलवा नहीं पा रही है एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ पर उन्हें माइग्रेंट का दर्जा नहीं दे पा रही है। तो इस बीच जो इनके साथ नाइंसाफी हो रही है, क्या इसको लेकर कमिश्नर द्वारा, जो रिलीफ कमिश्नर है, क्या उनके द्वारा कोई भी बातचीत आपसे की गई हो कि जल्द से जल्द इसको लेकर कोई कदम उठाया जाएगा? अगर इनको माइग्रेंट का दर्जा नहीं दिया जाता है तो इन्हें जो है बाकी बेनिफिट्स दिए जाएंगे? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं कुछ कश्मीरियों की तरफ से जो बात निकल के आती है ये एक बिग फेलियर कह सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि ये तमाम परिवार जो हैं 90 के दशक में बहुत से परिवार वहां से छोड़ के यहाँ आने पे मजबूर हो गए थे और कुछ परिवारों ने फिर भी हिम्मत दिखाई थी, वहीं पे रुके थे। पर आज अगर 32 साल के बाद वो लोग भी मजबूर होकर वापस आ रहे हैं तो ये कितनी बड़ी फेलियर है। यहीं से पता चलता है कि इतने साल वहां रुकने के बाद भी सुरक्षित माहौल नहीं मिला है उन्हें और आखिरकार मजबूर हो गए, वो भी अपनी जमीनें छोड़ के, अपना घर परिवार छोड़ के जम्मू आने पे मजबूर हो गए हैं। और वहां पे जहाँ रिलीफ देने की बात आती है, अभी तक ऐसा कोई भी रिलीफ उन्हें नहीं दिया गया है। अगर दिया गया होता तो वो किसी और के घर पे या किसी रेंटेड जगह पे जाके रहने पे मजबूर नहीं होते।
वहीं पर रितिका, एक आखिरी सवाल आपसे मेरा ये रहेगा कि इससे पहले अगस्त महीने से पहले भी जब वहां पर माइनॉरिटी किलिंग्स का मामला शुरू हुआ था तो उस बीच बहुत सी फैमिलीज उस समय भी माइग्रेट होकर वापस जो है वो जम्मू आई थी, तो क्या उनके भी इसी तरीके से हाल देखने को मिल रहा है जो कि इन 16 फैमिलीज का मिल रहा है? आपको बता देना चाहते हैं कि जो 16 परिवारों को मैंने जिक्र किया है, ये फैमिली भी उन्हीं का एक पार्ट है जो अगस्त के महीने में आए थे, जो तब से लेके अब तक लगातार टारगेट किलिंग के शिकार हुए हैं। उनके परिवार जो यहाँ पे शिफ्ट होने पे मजबूर हुए हैं, ये तमाम वही परिवार हैं। यानी कि इतने लंबे अरसे से अब तक कोई भी रिलीफ की बात नहीं की गई, कोई भी रिलीफ ना पहुंचाया गया। जो ऑलरेडी कैंप्स में रह रहे हैं, अगर उनके कैंप्स की भी मैं बात करूंगी, छोटे छोटे कमरे हैं, छोटा सा स्टोर रूम है, छोटा सा वॉशरूम है, छोटी सी किचन है, जहाँ पे वो परिवार के जन एक छोटे से फ्लैट में रहने पे यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि ये जब इस तरीके से टारगेट किलिंग का मामला सामने आए थे और बहुत सी ऐसे परिवार हैं जिनका कि अभी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उस समय सरकार ने कहा था कि इन्हें कंपनसेशन के तौर पर पैसा दिया जाएगा और उसके अलावा जो सोर्स ऑफ इनकम है उसको लेकर भी इन्हें हेल्प की जाएगी। तो जिन फैमिलीज को जो कि टारगेट किलिंग का शिकार हुए हैं और जिनके घर में वही एक जो ब्रेड अर्नर था उसी की डेथ हो गई, तो उसके बाद से क्या उन्हें अभी तक कोई कंपनसेशन नहीं दिया गया? जी बिल्कुल, आपको बताते हैं कि जिनके घरों पे भी टारगेट किलिंग हुई है, सरकार की तरफ से उन्हें दावा तो किया जाता है कि इतनी सहायता दी जाएगी, उतनी दी जाएगी, बट एक फिक्स पैकेज जो छोटा सा उनको दे दिया जाता है। अगर उन्हें 4 या 5 लाख भी दिया जाता है, वो 5 लाख कितने समय तक चलेगा? क्या वो उम्र भर उनके बच्चों का खर्चा कर पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। तो ऐसे में ये कम पड़ता है और उनके बच्चों के सुरक्षित भविष्य को लेके क्या कुछ किया जाता है, या फिर उनकी जो वाइफ रह जाती है, उनके मदर फादर भाई बहन कोई भी नहीं है, उनको लेके क्या सुरक्षा दी जाती है, वो भी एक बड़ा सवाल है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रितिका इस पर पूरी जानकारी देने के लिए। तो ये थी हमारे साथ हमारे संवाददाता रितिका राजपूत। और वहीं पर हमें देखने को ये मिल रहा है कि माइग्रेंट ऑफिस के बाहर अब जो फैमिलीज पलायन होकर कश्मीर से जम्मू की तरफ आई थी, उनका ये कहना है कि उन्हें माइग्रेंट का दर्जा दिया जाए। लेकिन अब इसको लेकर एडमिनिस्ट्रेशन क्या कदम उठाती है, क्योंकि कुल मिलाकर 16 ऐसे परिवार है और जिसमें से कि 13 ऐसी फैमिलीज है जिन्होंने एप्लीकेशन फाइल कर दी हैं और उसमें 43 ऐसे सदस्य हैं जिनका ये कहना है कि उन्हें माइग्रेंट का दर्जा दिया जाए, क्योंकि ये जो टारगेट किलिंग के मामले साउथ कश्मीर से सामने आ रहे थे वो भी उसी का शिकार है। तो चलिए अब रामबन की तरफ चलते हैं। रामबन में भी क्षतिग्रस्त हुए पुल का अब वापस से उसे मरम्मत के बाद शुरू करने की बात की जा रही है। अब बात कर रहे हैं झूला पुल की, जो कि रामबन में झूला पुल की मरम्मत में अब लगभग जो कार्य किया जा रहा था वो मुकम्मल होने पर है और 102 दिन में ये यातायात के लिए पूरे तरीके से पुल बहाल कर दिया जाएगा। आपको तारीख याद दिला दें, 6 सितंबर को ये जो पुल था ये क्षतिग्रस्त हुआ था, जिसके बाद से आवाजाही को पूरे तरीके से बंद कर दिया गया। इससे बहुत से ऐसे गांव थे जिनका संपर्क टूट गया और इस पुल के जल्द मरम्मत होने की जो बात थी वो लोगों द्वारा भी की जा रही थी। लेकिन अब 1 से 2 दिन में इस पुल पर यातायात को बहाल कर दिया जाएगा। झूला पुल की बात कर रहे हैं जो कि रामबन में है और रामबन में झूला पुल की मरम्मत का कार्य मुकम्मल हो चुका है और 6 सितंबर को इस पुल का जो कार्य था वो ये पुल क्षतिग्रस्त हो चुका था, जिसके बाद से काम को तेजी से करने की बात कही जा रही थी। तो आज जाकर अब देखने को ये मिल रहा है कि 1 नवंबर को ये खबर आ रही है कि जल्द ही 1 से 2 दिनों में इस पुल का जो काम है वो मुकम्मल हो चुका है और जिसको यातायात के लिए बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन इस तरीके से देरी की बात करें तो काफी ज्यादा महीने इसको लग गए ठीक करने में, जिस बीच जो बाकी के गांव थे उनका पूरे तरीके से जो संपर्क था वो टूट गया था। इससे कौन कौन से ऐसे गांव थे जिनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उस गांव के लोगों का जो संपर्क टूटने से उन्हें काफी ज्यादा परेशानी भी आई है और 1 से 2 दिन में ये कहा जा रहा है, यानी कि जो अनसर्टेनिटी है वो अभी भी बनी हुई है कि 1 से 2 दिन में ये कार्य पूरा कर लिया जाएगा, यातायात को बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन जो यहाँ पर देरी हुई है इस कार्य को लेकर और ये जो काम किए जा रहे हैं इस पर अब किस तरीके से आगे इस पुल की मरम्मत की जाए कि ताकि इससे वापस से ये टूटे ना, वापस से कोई भी पुल को जो नुकसान है वो ना पहुंचे। तो कितने गांव इस पुल से जुड़े हुए हैं, कितना नुकसान लोगों को हुआ इन कुछ महीनों में, तो चलिए आइए तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ नदीम यहाँ जुड़ चुके हैं, उनसे पूरी जानकारी लेते हैं। नदीम, पहले आपसे सवाल मेरा यही रहेगा कि ये पुल 6 सितंबर को टूटा था, उसके बाद से अब 1 नवंबर को आज कहा जा रहा है कि 1 से 2 दिनों में इसे यातायात के लिए बहाल कर दिया जाएगा। तो बीच का जो टेन्योर था उसमें कितने ऐसे गाँव थे जिन्हें दिक्कतें आ रही थी?
जी बिल्कुल, देखिए पल्लवी, मैं आपको सबसे पहले एक चीज बता दूं कि 6 सितंबर का दिन था जब हमने देखा कि बैली सस्पेंशन ब्रिज पर गाड़ियों की आमद को बंद कर दिया गया। तो उसके बाद 15 सितंबर को लोगों को पैदल चलने से भी मना किया गया, क्योंकि ब्रिज की रिलॉन्चिंग का काम शुरू हो गया था। पहले 15 दिन रिलॉन्चिंग का काम चला, उसके बाद रिलॉन्चिंग का काम हुआ। और आज की अगर हम बात करें, आज ब्रिज हमारे पास कंप्लीट है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले 1 से 2 दिन में इस ब्रिज पर जो है गाड़ियों की आमद को चलने की इजाजत होगी। हालांकि आज देख रहे हैं कि लोग पैदल आ जा रहे हैं, लेकिन इस बीच का जो टाइम बीता, लगभग 1 महीने 20 या 25 दिन का, उसमें लोगों के सामने काफी सारी परेशानियां थी। जहां हम देखें, क्योंकि कौन से इलाके इससे डिस्कनेक्टेड थे, जिसमें सब डिवीजन गोल्ड का पूरा इलाका था। इसके बाद हम ब्लॉक गांधरी को देखें, अगर वो भी इससे कहीं ना कहीं मुतासिर हुआ, और रामबन ब्लॉक की कुछ 4-5 पंचायत थी जो इससे मुतासिर हुई। तो कहीं ना कहीं लोगों के सामने परेशानियां जरूर है। लेकिन जब हम दूसरी तरफ नजर दौड़ाए, क्योंकि एक पहलू तो यह है कि लोग परेशान जरूर थे, लेकिन दूसरा पहलू यह भी है कि जब ये ब्रिज अनसेफ था तो कई बार लोग शिकायत करते थे कि इस ब्रिज की काम का मरम्मत शुरू कब होगा, और फाइनली इसका जो मरम्मत का काम है वो मुकम्मल हो गया। इसका जितना भी लोहा इस पे लगा था उसे चेंज किया गया है। तो अब कहीं ना कहीं ये ब्रिज जो है सेफ है। और जहां तक इसकी लोड कैपेसिटी की बात करें तो लगभग 40 टन के करीब इसकी लोड कैपेसिटी है, जो ऑफिशियली इस पर वेट अलाउड होगा जिन गाड़ियों पर चलने की इजाजत होगी। तो कुल मिलाकर हम कहें कि रामबन के लोग इस वक्त काफी खुश हैं, उनके चेहरों पर मुस्कुराहट है कि ये ब्रिज जो है दोबारा से रिलॉन्च करके गाड़ियों के आमद के काबिल बनाया गया और जल्द ही इस रोड पर, इस ब्रिज पर गाड़ियों को भी चलने दिया जाएगा। जी पल्लवी। बिल्कुल नदीम, आपसे एक सवाल यहाँ पर यही रहेगा मेरा कि आपने लोड कैपेसिटी की बात की है। लोड कैपेसिटी को लेकर काफी ज्यादा जो पुल बनाए जाते हैं वो क्षतिग्रस्त इस वजह से होते हैं कि जब उनकी लोड कैपेसिटी को बढ़ा दिया जाता है। तो क्या जब ये पुल की अब वापस से शुरू किया जाएगा यातायात को लेकर, तो दोनों तरफ बोर्ड लगाए जाएंगे या कुछ इस तरीके से, क्योंकि जो लोड कैपेसिटी इस पुल पर बढ़नी चाहिए वो उतनी ही रहे, उस लिमिट का ध्यान रखने के लिए क्या फ्रेमवर्क रहेगा? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं पल्लवी, क्योंकि बैली सस्पेंशन ब्रिज रामबन की जहां हम बात करें तो वहां बोर्ड्स, तो पहले बोर्ड्स पर तो ये चीजें डिस्प्ले कर दी जाती है, तहरीरी शक्ल में लोगों को इन्फॉर्म किया जाता है। और इसको इंप्लीमेंट करने के लिए ब्रिज के दोनों अतराफ में हम देख रहे हैं कि पुलिस तैनात है, जम्मू कश्मीर पुलिस के नौजवान है, दोनों अतराफ में होते हैं और वो चेक करते हैं कि क्या गाड़ी का जो लोड है वो कितना है। हालांकि इसमें हम देखें, क्योंकि इससे पहले तो वहां पर सिर्फ एलएमवीज को चलने की इजाजत थी, एचएमवीज को चलने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि ये ब्रिज जो अनसेफ था। लेकिन अब ब्रिज सेफ है, लोड कैपेसिटी इसकी 40 टन की रहेगी, लेकिन रोड हमारे पास यहाँ सिंगल है और ट्रैफिक जैम के काफी चांसेस रहेंगे। अगर यहाँ से लोड गाड़ियां निकलती है या बड़ी गाड़ियां निकलेंगी तो ट्रैफिक जैम के काफी चांसेस रहेंगे। अब एडमिनिस्ट्रेशन क्या फैसला लेती है कि क्या यहाँ पर डे टाइम में जो लोड गाड़ियां हैं, लोडेड गाड़ियों को चलने की इजाजत होगी या नहीं, ये तो अभी आने वाला वक्त ही फैसला करेगा कि किस तरह की गाड़ियों को यहाँ से चलने की इजाजत होगी। लेकिन लोड कैपेसिटी को चेक करने के लिए, लोड को चेक करने के लिए दोनों अतराफ पे पुलिस हमेशा तैनात होती है। जब ब्रिज अनसेफ था उस वक्त भी और आज की डेट पे भी हम देख रहे हैं कि पुलिस एहलकार ब्रिज के दोनों अतराफ पे खड़े अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। जी पल्लवी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नदीम तमाम जानकारी देने के लिए। और वहीं पर जो खबर हमें नदीम ने बताई कि जिस तरीके से 6 सितंबर को ये पुल क्षतिग्रस्त हो चुका था, लेकिन अब इसको यातायात के लिए फिर बहाल किया जा रहा है। 40 टन की जो लोड कैपेसिटी है वो उस पुल की रखी जाएगी, जिसके बाद से जम्मू कश्मीर पुलिस पुल के दोनों छोरों पर मौजूद रहेगी ताकि इस लोड कैपेसिटी के तहत ही जो आवाजाही है उसे रखा जाए। तो चलिए अब सांबा की तरफ चलते हैं। सांबा रेलवे स्टेशन पर अभी तक ऐसी कुछ ट्रेनें हैं जो कि नहीं रुकती हैं, और जिस वजह से कोविड के समय पर यहाँ पर कहा गया था कि ट्रेनों का जो शेड्यूल था वो बदला गया था, लेकिन अब कोविड को बीते हुए भी काफी ज्यादा समय हो चुका है और प्रकोप भी कोविड का काफी हद तक कम हो गया है, जिसके बीच में ये देखने को मिल रहा है कि अभी भी मात्र वही 2 ट्रेनें उस स्टेशन पर रुकती हैं जो कि कोविड के समय पर रुकती थी, जिसके बाद से अब लोगों का भी यहाँ पर गुस्सा भड़कता हुआ नजर आ रहा है। और कोविड शुरू होने पर सांबा में रुकने वाली गाड़ियों पर रोक लगाई गई थी, लेकिन 2 ट्रेनें ऐसी थी जिन्हें इजाजत थी रुकने की, लेकिन अब कोविड का प्रकोप खत्म होने के बाद भी अभी भी वही 2 ट्रेनें हैं जो कि स्टेशन पर रुकती हैं। जो ट्रेन का शेड्यूल है यानी कि जो टाइमिंग्स है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। उनके रुकने के समय में जिन ट्रेनों को उस समय रोका गया था उनकी आवाजाही को फिर बहाल नहीं किया गया, जिसके बाद से अन्य ट्रेनों का स्टॉप न होने से यात्रियों को काफी ज्यादा परेशानी से दो चार होना पड़ता है। और जानकारी के बावजूद भी रेलवे विभाग इस पर कोई भी कदम नहीं उठा रहा है, केवल मूक दर्शक बनकर ही पूरा तमाशा देखता हुआ यहाँ पर रेलवे विभाग नजर आ रहा है। प्रशासन पूरे तरीके से कोई भी काम इस
खबर को लेकर नहीं कर रहा है। और लोगों का पहली बार ऐसा पूरी कंप्लेन जो है वो सामने नहीं आई है। इससे पहले भी बहुत बार लोगों का कंप्लेन यहाँ पर आती है कि जो ट्रेन है वो नहीं रोकी जाती है, क्योंकि कोविड शुरू होने से पहले ही इन गाड़ियों की आवाजाही को बाधित किया गया था। लेकिन अब कोविड खत्म होने के बाद इन ट्रेन की टाइमिंग को नहीं बदला गया है। और आपको ये भी बता दें कि आज 1 नवंबर है। 1 नवंबर से बहुत सी ऐसी ट्रेन है जो कि ऑल ओवर इंडिया में जिनकी टाइमिंग्स को बदला जा रहा है, जिनके शेड्यूल्स को बदला जा रहा है। उस बीच ये सांबा का रेलवे स्टेशन जो कि आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वहां पर अभी तक सिर्फ 2 ही ऐसी ट्रेनें हैं जो कि रुकती हैं। लेकिन जो यात्री वहां आते हैं रेलवे स्टेशन पर, जो कि पहले उन्हें सुविधा दी जाती थी, वो सुविधा उनसे छीन ली गई। और कोविड के समय में जब ये सुविधा छीनी गई थी, उन्हें ये कहा गया था कि वापस जब कोविड का प्रकोप खत्म होगा, ट्रेनों का उसी तरीके से जो टाइमिंग्स है वो रख दी जाएंगी। और 1 नवंबर को जहां पर पूरी इंडिया में ट्रेनों की टाइमिंग को बदला जा रहा है, शेड्यूल्स बदले जा रहे हैं, उस बीच अब सांबा स्टेशन पर क्या टाइमिंग्स को बदला जाता है या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि अभी भी सिर्फ 2 ही ऐसी ट्रेन है जो यहाँ पर रुकती हैं और जो यात्री हैं यानी कि जो पैसेंजर्स आते हैं उन्हें काफी ज्यादा परेशानी होती है। और इस बीच पहली बार इन्होंने इस तरीके की कंप्लेन नहीं की है, लेकिन रेलवे विभाग इसको लेकर कोई कदम नहीं उठाता हुआ नजर आ रहा, प्रशासन कोई कदम उठाता हुआ नहीं नजर आ रहा। इस बीच जो यात्री यहाँ पर है यानी कि ये जो रेलवे स्टेशन यहाँ बनाया गया है, लोगों का साफ कहना है कि ये सिर्फ एक स्टैचू की तरह ही है, क्योंकि इसका कोई काम, कोई बेनिफिट यात्रियों को नहीं है, पैसेंजर्स को उसका कोई भी फायदा नहीं पहुंचता। क्योंकि जब 2 ही केवल ट्रेनें यहां रुकेंगी तो जो यात्री हैं वो सांभा रेलवे स्टेशन पर क्यों आएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो चलिए आइए तमाम जानकारी लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि यहां जुड़ चुके हैं, ऋषि से जानते हैं। ऋषि, आपसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जब 2 ट्रेनों की आवाजाही को यहाँ पर कोविड से पहले जब प्रकोप बढ़ना शुरू हो गया था, तो ये कहा गया था कि 2 ही ट्रेनें यहाँ पर रुकेंगी और उसके बाद वापस से टाइमिंग्स को शफल किया जाएगा। तो आज तक इन टाइमिंग्स को क्यों नहीं बदला गया? जो ट्रेनें पहले रुकती थी वो आज तक क्यों नहीं रुकेगी? और क्या कंप्लेंट्स फाइल करने के बाद भी इस पर एक्शन नहीं लिया गया? देखिए, मैं आपको बता दूं कि सांबा जिला के लोगों के लिए बड़ा दुर्भाग्य है कि कोविड के दौरान जो तमाम ट्रेनों के स्टॉपेज यहाँ सांबा रेलवे स्टेशन से उठाए गए वो आज तक बहाल नहीं हो पाए। और कहीं ना कहीं अगर जिला सांबा की बात करें तो सांबा जिला जो कि एक इंडस्ट्रियल हब माना जाता है, ब्रिगेड, आर्मी का ब्रिगेड है, बीएसएफ हेडक्वार्टर्स हैं, और कहीं ना कहीं तमाम वो लोग जो रोजमर्रा की जिंदगी में ट्रेनों का सफर जो वो डेली बेसिस पर भी करते हैं, यानी जो लोग अपने कामकाज पर जाते हैं वो ट्रेनों का सहारा लेकर जाते हैं। बच्चे जो कॉलेज जम्मू या कठुआ में जाने के लिए जो वो ट्रेनों का सफर करते थे, उनको कहीं ना कहीं काफी ज्यादा सेटबैक हुई है। पिछले 3 साल से ये जो स्टॉपेज यहाँ से उठाए गए वो आज तक बहाल नहीं हो पाए और लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा भी देखा जा रहा है। और यहाँ के तमाम लोगों की बात करें, जनप्रतिनिधियों की बात करें, तो उन्होंने हर वक्त पर जो है वो गुहार लगाई है रेलवे अथॉरिटीज को और उसी के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों को और जम्मू कश्मीर प्रशासन के अधिकारियों को, लेकिन किसी तरह का कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि ये जिला हेडक्वार्टर का स्टेशन है, लेकिन अगर इसके आगे 8 किलोमीटर आगे घगवाल स्टेशन की बात करें, वहां पर ट्रेन रुकती हैं, और पीछे विजयपुर चले जाएं तो वहां पर भी ट्रेन रुकती हैं। यहाँ कोई ट्रेन नहीं रुक रही, ये एक बड़ा एक चिंता का विषय बन चुका है। और यहाँ पर मात्र 2 ट्रेन पूरे दिन में रुकती है, एक हरिद्वार जाने वाली हेमकुंड एक्सप्रेस और दूसरी डीएमयू, ये 2 ट्रेन ही हैं। अदरवाइज इस स्टेशन की बात करें तो पूरा दिन यहाँ पर सन्नाटा पसरा होता है, यहाँ पर वीरान नजर आता है ये पूरा स्टेशन। और जो ट्रेनों की रफ्तार हमें देखने को मिलती है वो इतनी तेज रफ्तार होती है कि वो ट्रेनें यहाँ से गुजर जाती हैं देखते देखते, लेकिन कोई भी ट्रेन का स्टॉपेज यहाँ पर नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि काफी लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। लोगों का ये साफ तौर पर कहना है कि जब किसी ने यहाँ इस स्टेशन पर आना होता है, यहाँ से बोर्ड करना होता है, तो वो यहाँ से नहीं बल्कि जम्मू से बोर्ड करेंगे या फिर कठुआ से बोर्ड करेंगे। अगर किसी ने यहाँ पर उतरना है तो वो भी जम्मू या कठुआ में उतरेंगे। और बच्चे जो पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं या बाहरी राज्यों से लोग यहाँ पर आते हैं, उनका सांबा में तो उतरने का कोई चांस ही नहीं है। या फिर विजयपुर उतरेंगे या घगवाल या जम्मू या कठुआ, यही मात्र जो औपचारिकताएं हैं। लेकिन आखिर क्या कारण रहे, इतना क्या लॉजिक बना दिया कि आज तक यहाँ पर ट्रेनों के स्टॉपेज जो है वो बहाल नहीं किए? यहाँ कुछ वर्ष पहले की बात करें तो यहाँ पर लोगों की एक डिमांड थी कि यहाँ पर सुपरफास्ट ट्रेन रुकनी चाहिए, ये डिमांड जो वो डाली गई थी। लेकिन इसके बदले लोगों को क्या मिला कि कोविड के दौरान जो स्टॉपेज उठाए गए बाकी ट्रेन के भी, वो आज तक स्टॉपेज बहाल नहीं हो पाए। लोग लगातार रेलवे अथॉरिटीज को जो वो गुहार लगा रहे हैं। जीएम यहाँ पर दौरा कर चुकी है, डीआरएम के संज्ञान में ये बातें लाई गई हैं, लेकिन कोई भी मसला हल नहीं हो पा रहा। बैक टू विलेज के कार्यक्रम कई बार हुए, वहां तक ये बातें पहुंचाई,
केंद्रीय मंत्री यहाँ पर जब जम्मू कश्मीर के दौरे पर आते हैं, कई डेपुटेशन उनके साथ मिले, लेकिन आप देखिए कि अभी तक समस्या का हल नहीं हो पा रहा। और एक सवाल आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूंगी, कोविड के टाइम पर जो एक मैप बनाया गया था ट्रेन रोकने का, उस बीच छोटे बड़े कितने ऐसे जंक्शन हैं जो कि सांबा डिस्ट्रिक्ट के आगे पीछे जो रेलवे स्टेशन है वहां पर है, जहां पर ट्रेन रुकती हैं, लेकिन सांबा जो मेन ये रेलवे स्टेशन है यहाँ पर ट्रेन नहीं रुकती हैं? बिल्कुल आपने सही कहा, कोविड के दौरान तमाम छोटे जो स्टेशन है वहां पर स्टॉपेज उठाए गए थे, जिसमें गढ़वाल की बात करें, विजयपुर, तमाम ये स्टॉपेज यहाँ से उठाए गए थे। लेकिन ये जिला हेडक्वार्टर मेन स्टेशन है रेलवे स्टेशन, लेकिन यहाँ पर आज तक ये बहाली नहीं हो पाई है। और कोविड को गुजरे अब काफी वक्त हो गया है, लेकिन उसके बाद भी कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। हर बार ये आश्वासन दिए जा रहे हैं रेलवे अथॉरिटी की तरफ से, आला अधिकारियों की तरफ से, लेकिन कोई भी यहाँ पर मसला हल नहीं हो पा रहा। और आखिर में अब ये कहा जा रहा है कि अब एमपी साहब ही कुछ कर पाएंगे, यानी युगल के सांसद वही इस मसले को जो है वो हायर अथॉरिटी को जो वो टेकअप करेंगे, या फिर अगर केंद्रीय मंत्री की बात करें तो वहां तक ये बात जाएंगे। लेकिन क्या वहां तक बात नहीं पहुंची होगी? कई बार यहां से मसौदे तैयार करके जो वो केंद्रीय मंत्री केंद्र में लेकर जाते हैं, उसमें ये भी अहम मुद्दा जो वो रखा जाता है। लेकिन ये स्टेशन आज के वक्त में डेड हो चुका है। जो हमने सुविधाएं यहाँ पर मांगने की कोशिश की थी, उन सुविधाओं को देने की तो बात दूर की रही, लेकिन यहाँ पर स्टॉपेज उठा लिए गए और बहाना कोविड का ही था। चलिए मान लिया कि कोविड के वक्त में एक स्टेशन आपने रखा जम्मू और कठुआ, जहाँ पर टेस्टिंग की प्रक्रिया को आपने जो वो पूरा करना था, लेकिन अगर इतना वक्त निकल गया, हर के हालात ठीक हुए, आज जो दिल्ली की पटरी पर लौट आई है, लेकिन सांबा स्टेशन पर ट्रेन पटरी पर नहीं लौट पाई है। ये काफी ज्यादा बड़ा दुर्भाग्य जो वो आज के वक्त में बन चुका है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषि तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरीके से ऋषि ने बताया कि जंक्शंस जो छोटे बड़े सांबा रेलवे स्टेशन के आसपास हैं वहां पर ट्रेन रुकती हैं, लेकिन मेन स्टेशन जो कि सांबा में है वहां पर सिर्फ 2 ही ऐसी ट्रेनें हैं जो कि रोकी जाती हैं, जिस बीच लोगों में जो गुस्सा है वो स्वाभाविक है। और उसके बाद अब देखना ये है कि क्या बार बार गुहार लगाने के बाद, रोष व्यक्त करने के बाद अब रेलवे विभाग उठता है या नहीं। अंगदान की महत्वता को उजागर कर लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए आज से 23 नवंबर तक विभिन्न गतिविधियों का आयोजन शुरू हो गया है। जम्मू में इन गतिविधियों की शुरुआत कुछ नर्सिंग कॉलेजों द्वारा की गई, जिनके छात्रों ने ये संदेश दिया है कि जरूरतमंद लोगों के लिए अंगदान वरदान है, लिहाजा इस सामाजिक कार्य में हर किसी को अपना भागीदारी निभानी चाहिए है। और जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सुधन शर्मा इस मौके पर विशेष तौर पर मौजूद रहीं। आप भी काम कर रहे होते हैं, तो जनता को ये जागरूकता देने की ज़रूरत है कि वो डिजीज्ड ऑर्गन्स के जो ऑर्गन्स हैं, डिजीज्ड ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स की तरफ हम जा रहे हैं, वो हर एक ब्रेन डेड जो है वो 7-8 जिंदगियां आराम से बचा सकता है। तो ये सारी हम सब ने ये ऐसे प्लेज फॉर्म्स भर लिए हैं। हमें ये अवेयरनेस जब मिली कि गॉड लव्स अ चीयरफुल डोनर, जो भी जिसके पास कुछ है अगर वो शेयर करता है, डोनेट करता है, तो उससे जिसको हम देते हैं उसको तो फ़ायदा होता ही है, हमें बहुत फ़ायदा होता है और बहुत एबंडेंटली हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं और ऐसा महसूस किया जाता है कि हमारी सारी एंडेवर्स में हमें सफलता भी मिलती है। अखनूर के सीमावर्ती क्षेत्र प्रगवाल में 9 दिन से पेट्रोल पंप बंद होने से स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वाहन चालकों को पेट्रोल डीजल के लिए कई किलोमीटर का सफर तय करना पड़ रहा है और इन लोगों के मुताबिक पेट्रोल पंप बंद होने से जहां आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं पर क्षेत्र में धान की फसल की कटाई बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। लोगों ने प्रशासन और पेट्रोल पंप प्रबंधकों से लोगों को पेट्रोल डीजल उपलब्ध करवाने की मांग की है। तेल की इतनी दिक्कत है, 5 दिन हो गया है ये पेट्रोल पंप यहाँ मतलब तेल ही नहीं है। यहाँ जिम्मेदारी 99% जो है लोग जिम्मेदारी पर मुनहसर है। यहाँ कंपाउंडें लगी हुई हैं, तेल की इतनी ज़रूरत है और 5 दिन हो गया है। मैं सरकार के आगे निवेदन करता हूँ, यहाँ मोबाइल सिस्टम जो है तेल दिया जाए लोगों को, और ये
आम जनता की जो परेशानी है उसको दूर किया जाए। मैं तो इंतजामिया से भी यही प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी से जल्दी इसका जो है हल किया जाए। और अज भी लोग इन्ने परेशान, मैं आपू तेल पवाउण आया तो तेल गड्डी च नहीं है, पता नहीं वापस पुजनी है जम्मू च नहीं, तो इत्थे अगर तेल नहीं, तेल अज का नहीं है, हफ्ते का ये हिसाब है, हर बार ये हिसाब होंदा तेल नहीं आता। तो अज मैं तहसीलदार साहब कन्नै भी गल कीती है, पुलिस चौकी अफसर कन्नै भी गल कीती है, लेकिन तहसील उन्हें भी ये गल आखी तहसीलदार गी आखो, तो तहसीलदार आखा रहा कि मैं जरूर होना चाहिए काम। ये तो बड़ा मुश्किल है लेकिन लोगों लिए हूँ कि लोग गिज्जी गेदे जो लेना हा पेट्रोल पंप तां भी लोग पारा भरवाते हैं, लेकिन हूँ लगे दा तो हूँ लोग इस ही खीवरे बैठे थे तो जोड़ा भी आवा हूँ मेरे सामने पहले मोटरसाइकिल आया तो वो भी गया खाली। हफ्ते जो तेल नहीं हुआ इतने, ना डीजल ना पेट्रोल, तो लोगों बड़ी परेशानी है। इसलिए मैं तहसीलदार साहब की ये गल आखूँ कि ये पर एक्शन होना चाहिए ताकि आइंदा लिए ये गलती नहीं हुआ है, ना कोई पेट्रोल पंप मुक्का है, पानी डीजल मुक्का है। तो मेरी ये गुजारिश है तहसीलदार साहब अगर कि अगर जरूरत पहुँची है तो चीज़ भी कहने कि मुड़िया आइंदा लिए तेल खत्म नहीं करन। तो चलिए अब तक की जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।